अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको ज़रा 1-2 मिनट रिपीट करते हैं ताकि आपके जहनों में आ जाए और फिर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था कि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A। और ये वेक्टर एरिया जो है ये किसका होता है? वेक्टर एरिया एक सरफेस का होता है। और कैसी सरफेस होनी चाहिए ये याद रखना है। कैसी सरफेस बेटा होनी चाहिए? फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, ये याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब A जो है A वेक्टर एरिया है और वेक्टर एरिया किसका है? एक सरफेस का होता है। और सरफेस कैसी होनी चाहिए? फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि इन दिस फॉर्मूला द सरफेस शुड बी फ्लैट। क्लियर? अच्छा, अब आज जो हमने पढ़ना है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ना है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज Q। यानी क्या मतलब है? इनक्लोज का मतलब होता है किसी चीज को घेरना। क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप अगर आप फर्ज करें एक कमरे में बैठे हुए हैं तो कमरे ने आपको क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। ठीक है। अगर फर्ज करें ये एक सफियर है, लेट्स से लेंगे ये एक सफियर है, ठीक है। अब इस सफियर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है। तो इमेजिन करेंगे कि सफियर है, सफियर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा है। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो सफियर की सरफेस है उसने उस पॉइंट चार्ज को क्या किया हुआ है? इनक्लोज किया हुआ है, घेरा हुआ है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो फिर क्या होगा? इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बताइए? अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी ना। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लक्स है, आप इमेजिन करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस है, सफियर है, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हैं। मैं आपको मसलन ये देखें, ये आपके सामने जो है वो मैं एक सफियर लेकर आया हूं। ये सफियर है जी। अगर सफियर के सेंटर पे लेट से एक चार्ज पड़ा हुआ हो तो क्या होगा? उसके अंदर से फील्ड लाइंस इधर भी आ रही होंगी, इधर भी आ रही होंगी, इधर भी आ रही होंगी, इधर भी और इधर भी आ रही होंगी। ठीक है। इसका मतलब है चारों तरफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। यानी आप देखें कि फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे भी आ रही होंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इधर भी ऐसे आ रही होंगी, ऐसे भी आ रही होंगी, ऐसे भी आ रही होंगी। तो फील्ड लाइंस इस पूरी स्फेरिकल सरफेस में से, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसमें से बाहर निकल रही है ना। तो अगर किसी सरफेस से फील्ड लाइंस निकल रही हूं, पास कर रही हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें से फ्लक्स पास कर रहा है। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? किसी सरफेस से फील्ड लाइंस का निकलना। क्या क्या मतलब होता है? किसी सरफेस से फील्ड लाइंस का पास करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा पास कर रहा है ना, इस स्फेरिकल सरफेस में से पास कर रहा है। तो अब हमने इसको देखना है कि कितना पास कर रहा है। अब देखो, ये स्फेरिकल सरफेस में से हमने गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कैलकुलेट कर रहे हैं जो इस स्फेरिकल सरफेस में से गुजर रहा है। मैंने अभी आपको बताया ये हमारे पास स्फीयर है। लेट्स सपोज कि इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर आ रही है ना, आ रही है ना बेटा? बिल्कुल। तो इसका मतलब है इस स्फेरिकल सरफेस में से अगर फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो वो फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब ये सरफेस कैसी है? स्फेरिकल है।
लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। तो ये हम कब लगाते हैं, ये बताओ। ये हम तब लगाते हैं जब ए जो है ये फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। कैसी सरफेस? फ्लैट। तो अब ये हमारी सरफेस कौन सी है? कौन सी सरफेस है? स्फेरिकल। ये फ्लैट सरफेस नहीं है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? अगर फार्मूला यही लगाना हो तो फिर क्या करेंगे? हम इस पूरी स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे फ्लैट पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। सो वी विल डिवाइड द होल स्फेरिकल सरफेस इनटू स्मॉल फ्लैट पैचेस। तो उन फ्लैट पैचेस का एरिया क्या होगा? वो जो फ्लैट पैचेस होंगे उन फ्लैट पैचेस का बेटा एरिया क्या होगा बताओ? डेल्टा A1 फर्ज करें, वो जो पैचेस हैं डेल्टा A2, डेल्टा A3 और अप टू डेल्टा AM। अब देखो गौर करो जरा बेटा, ये पूरी सरफेस तो स्फेरिकल, पूरी सरफेस स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से ये एक पैच आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ना, तो ये जो पैच देखें ये क्या है? ये फ्लैट है। ये क्या है? फ्लैट है। अब इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? ये जो फ्लैट पैच है वेक्टर एरिया क्या होगा इसका? वेक्टर एरिया क्या होता है? मैंने पहले बताया कि वेक्टर एरिया किसका होता है? किसी सरफेस का होता है, फ्लैट सरफेस का होता है। तो वेक्टर एरिया होगा क्या? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो सरफेस के बराबर लेकिन डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले जरा देख लो, याद कर लो, चूंकि पिछले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था। अगर ये फर्ज करें सरफेस है, बताओ जी इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? ये इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? ये। तो इसका मतलब है इस पैच का वेक्टर एरिया क्या होगा? ये वाला आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब अंदर इसके सेंटर पे क्या पड़ा हुआ है? चार्ज। कौन सा? पॉजिटिव। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है ना। तो फिर इस पॉइंट का ये जो पैच है हमारे पास, ये नजर आ रहा है ना, इस पैच का वेक्टर एरिया किधर होगा? आपकी तरफ। और अंदर से जो फील्ड लाइंस आ रही हैं उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आपकी तरफ। इसका मतलब है इस पॉइंट पर या इस पैच पर इसके वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पैच इधर ले लूं बेटा, ले ये एक पैच ले लिया हमने, समझ आ गई बात? ये पैच ले लिया, इसका वेक्टर एरिया किधर हो गया? इधर हो गया। ये डेल्टा A1 हो गया। क्लियर? अब ये जो देखो, ये यहां से जो फील्ड लाइन बाहर आ रही है, ये लाल रंग की जो फील्ड लाइन बाहर आ रही है, ये देखो, इसको फर्ज कर ले यहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? E1। तो E1 और डेल्टा A1 क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन। इसी तरह से हम यहां पर अगर ले लें, एक पैच इधर ले लें, इधर ले लें, एक पैच इधर ले लेते हैं। मसलन एक पैच हमने यहां लिया, एक इधर ले लें। ये देखो, ये दूसरा पैच है, ये नजर आ रहा है, ये दूसरा पैच है। इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर। तो इसका वेक्टर एरिया हो गया ये डेल्टा A2। और इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? जो लाल लाइन नजर आ रही है वो क्या होगी जी? E2। तो डेल्टा E2 और डेल्टा A2 सेम डायरेक्शन में हो गया ना? बिल्कुल। यहां पर एक और ले लेते हैं जी, चलें। ये हो गया जी, लेट्स से ये E3, ठीक है, और इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये डेल्टा A3। इसका मतलब है ये आपने छोटे छोटे पैच लिए। अब इन छोटे छोटे पैचेस के वेक्टर एरियाज क्या बनेंगे बताओ? इनके वेक्टर एरियाज बेटा क्या बनेंगे? डेल्टा A1 वेक्टर। अब इसमें और इसमें फर्क समझ में आया? ये सरफेस एरिया है, ये इसका एरिया है जो वेक्टर के बगैर है, ये सरफेस एरिया है। और वेक्टर वाला वो वेक्टर एरिया है, वो आउटवर्ड नॉर्मल है। तो इसका मतलब है डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AM। क्लियर होगी बात? दोबारा इसको जरा एक मिनट सुने, फिर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। बेटा किसी भी सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का क्या फार्मूला है? E.A। अब ये कब हम लगा सकते हैं? अगर A एक फ्लैट सरफेस हो। हमने क्या करना है? एक ऐसी सरफेस में से फ्लक्स पास जो कर रहा है वो मालूम करना है जो कि फ्लैट सरफेस नहीं है। कैसी सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया? वी विल डिवाइड द होल सरफेस इनटू स्मॉल फ्लैट पैचेस।
क्लियर, वो भी हो गए। अब हमने कितने पैचेस लिए, n, डेल्टा A1 A2 A3 डेल्टा AN सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी उनके वेक्टर एरियाज क्या बनेंगे। फिर हमें क्या एक बात समझ में आई, ये अगर लेट से ए डेल्टा AN है और ये इसी तरह से ये EN है, तो हमने क्या देखा कि डेल्टा A1 और E1 एक ही डायरेक्शन में है, डेल्टा A2 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, डेल्टा A3 और E3 एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट पैच, तो हम ये लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट पैच, ठीक है। फर्स्ट पैच में से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 विच इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 cos 0 विच इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। क्लियर है। इसी तरह से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड पैच में से दूसरे टुकड़े में से इज इक्वल टू क्या बनेगा, φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 cos 0, तो क्या बनेगा विच इज E2 डेल्टा A2। इसी तरह से ये सिलसिला बेटा जारी रहेगा। तो फिर क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू nth पैच, हाँ जी nth पैच में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आएगा जी, φn इज इक्वल टू En डॉट AN विच इज इक्वल टू En डेल्टा AN cos 0 डिग्री विच इज इक्वल टू En डेल्टा AN। क्लियर होगी बात। फर्स्ट पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 आ गया, सेकंड पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 आ गया, थर्ड पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स φ3 आ गया, nth पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स φn आ गया। तो टोटल सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बताओ जी, टोटल सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बताएं। इन सबको हम ऐड कर देते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू spherical surface में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, φe किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φn। तो ये आ गया E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस En डेल्टा AN। क्लियर होगी बात। अब यहां ये देखें कि ये जो स्फेरिकल सरफेस आपको नजर आ रही है, इसके जो तमाम पैचेस हैं सरफेस के ऊपर ही है ना, तो ये जो तमाम पैचेस हैं ये इस स्फीयर के सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। पीछे हमने एक बात पढ़ी होगी, शायद आपको याद हो जी, क्या पढ़ी थी कि अगर ये चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, KQ ओवर r स्क्वायर। r इस चार्ज से फासला है, इस चार्ज से फासला है। बात समझ में आई। इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि ये जो तमाम पैचेस हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यहां इधर इधर इधर
या ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि तमाम पैचेस इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो फिर क्या होगा, क्या होगा जी बताइए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगी, डायरेक्शन सेम नहीं होगी। यहां पर डायरेक्शन इधर है, यहां पर डायरेक्शन इधर है, तो हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि तमाम पैचेस का डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से एक जितना है, स्फीयर के सेंटर से एक जितना है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, एज all the patches are at equal distance from the charge, so क्या होगा फिर, E1 की मैग्नीट्यूड बराबर होगी E2 की मैग्नीट्यूड बराबर होगी En की मैग्नीट्यूड, और किसके बराबर होगी, E के। लेकिन अगर हम ये E1 को भी E ले लें, E2 को भी E ले लें, En को भी E ले लें, तो E सब में क्या आ जाएगा, कॉमन। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन गया, E कॉमन ले लें तो क्या बन गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN। समझ आ गई बात? अब ये बताओ E किसके बराबर हुआ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर कितनी होगी, के Q ओवर आर स्क्वायर। और ये तमाम पैचेस के अगर एरिया को, ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ फर्स्ट पैच, दिस इज एरिया ऑफ सेकंड पैच, दिस इज एरिया ऑफ nth पैच, तमाम इस सरफेस के तमाम पैचेस के एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा, द टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर से कैंसिल, लेकिन यहां हम के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। समझ आई, ये 4 पाई से कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, ड्यू टू दिस चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस, क्या बनेगा जी बताओ, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आपने यहां से क्या एंड रिजल्ट क्या आया, कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस ने Q चार्ज को घेरा हुआ है, इंक्लोज किया हुआ है, तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा, बताइए किसके बराबर होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक होगी बात? अच्छा, इतना बेटा थोड़ा सा जरा दोबारा देख लें। हमने क्या करना था, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे क्या पड़ा हुआ है, स्फीयर है बेटा, उसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और उस स्फेरिकल सरफेस ने उस क्यू चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। हमने उस चार्ज की वजह से स्फेरिकल सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब फ्लक्स फाइंड करने का क्या फार्मूला, φ = E डॉट ए, और ये हम तब लगा सकते हैं जब ए जो है वो क्या हो, फ्लैट। अब ये फ्लैट सरफेस नहीं है बल्कि क्या है, स्फेरिकल है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड द होल सरफेस इनटू स्मॉल फ्लैट एन पैचेस। क्लियर है? हमने वो पैचेस बना दिए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। अब इनके वेक्टर एरियाज क्या होंगे, इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होगा, यहां आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो इसका मतलब है पहले पैच में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, ये, दूसरे पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स ये आ गया, तीसरे पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स E3 डेल्टा A3, nth पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स En डेल्टा N, सारी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स, सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब फिर हमने ये देखा कि क्योंकि ये सारे जो पैचेस हैं ये इस चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस फार्मूले की वजह बदौलत, किस फार्मूले की बदौलत बढ़ा, बताएं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज से किसकी इक्वल होती है, KQ ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि ये तमाम पैचेस इक्वल डिस्टेंस पर हैं, आर डिस्टेंस दूर हैं, जो कि इस स्फीयर का रेडियस है, तो
उस इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पैच पर सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, वो हर पॉइंट पर डिफरेंट है, हर पैच पर डिफरेंट है। क्लियर? अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पैच पे सेम है, तो हमने ये फिर क्या किया, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ले जी ये कॉमन आ गया। अब फिर हमने ये कहा ई किसके बराबर है, ये के क्यू ओवर आर स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, के की क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में भी लिख दें, नो प्रॉब्लम। तो ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 क्या है ये, अगर इन तमाम पैचेस के एरियाज को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हमने एरिया ले लिया, ई की वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया, बाकी चीजें कट गई। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू, किसके बराबर आया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ आई? अब ये देखो, गौर करो, अगर फर्ज करें ये स्फीयर है, इस स्फेरिकल सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है जी, कितना है, ठीक है, कितना है बताएं। बस 2-3 इसमें बातें एंड पे जरा देखें, एंड रिजल्ट जो हमने निकालना है इससे, कितना है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके अंदर एक और स्फीयर कंसिडर कर लूं, इमेजिन करो, एक ये स्फीयर था, ठीक है, इसके अंदर इमेजिन करें कि एक छोटा सा बॉल और है। क्लियर? इमेजिन हो गया। अब ये देखो, अगर ये अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें इसमें से गुजर रही हैं, तो मुझे बताया इस ये जो नीला मैंने अंदर ये नीली सरफेस स्फेरिकल सरफेस बनाई है, इसमें से कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 8। तो इसका मतलब है जो इस बड़े स्फीयर में से फ्लक्स पास कर रहा है उतना ही किसमें से, छोटे स्फीयर में से भी गुजरने वाला फ्लक्स उतना ही है। तो बड़े में से कितना कर रहा था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है छोटे में से कितना करेगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब कईयों के ज़हन में एक सवाल आ गया होना, ठीक है, कईयों ने सोच लिया होना है कि लो जी ये सवाल का सर जवाब दें, कौन सा भला। उन्होंने कहना है सर इस पॉइंट पर ये जो छोटा स्फीयर है ये इस चार्ज के ज्यादा करीब है, इस चार्ज के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये चार्ज से ज्यादा करीब है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा हुई। तो बेटा फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए के बराबर है ना, फर्ज कर लें किसके बराबर है, ई ए के। और यहां देखो ना, ये टोटल एरिया इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो देखो ना यहां एरिया क्या बनेगा, इस स्फीयर का एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया थोड़ा बनेगा ना, तो इसका मतलब है यहां मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो दोनों का एक चीज कम हुई तो दूसरी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट सेम ही रहा है ना, प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस छोटी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या नतीजा क्या निकला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, यानी कोई सरफेस छोटी है या बड़ी है, इस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक और जरा देखें, अगर स्फेरिकल सरफेस की बजाय आजकल आमों का मौसम है, देखिए क्यों जी, कैसा होता है आम, ले आम बनने लगा अब, ठीक है, इसके अंदर ये लाल ये ले आम बन गया। इमेजिन करें कि ये जो क्यू चार्ज है, जैसे आम की गुठली नहीं होती, गुठली होती है ना आम के अंदर, कि नहीं होती, होती है। इसका मतलब है उस आम की जो सरफेस है उसने उस गुठली को इनक्लोज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, किया हुआ। तो इमेजिन करें कि ये जो है ये हमारी आम नमा सरफेस है। कौन सी सरफेस है, आम नमा, यानी आम जैसी। समझ आ गई बात, ये टेढ़ी मेढ़ी है जरा थोड़ी सी, स्फेरिकल नहीं है। अभी हमने बात की थी स्फेरिकल। तो इसमें से कितनी लाइनें गुजर रही हैं भाई, उतनी गुजर रही, उतनी ही गुजर रही हैं, 8 ही गुजर रही हैं, ऐसे ही है ना।
तो इससे क्या जाहिर हुआ कि पहली बात क्या थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी ज्योमेट्री, यानी साइज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात कौन सी होगी कि शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना होगा फिर, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस बड़ी स्फेरिकल सरफेस में से Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसमें से Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आमनुमा सरफेस है, आमनुमा कह लें, ठीक है। वैसे हम कहते हैं आम भी हैं, समझ आ गई ना बात। तो इस सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताएं जी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो नतीजा क्या निकला, रिजल्ट बेटा क्या निकला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface enclosing a charge Q does not depend upon the shape and geometry of the surface, shape and geometry of the surface। तो ये फिर डिपेंड किस पे करता है, बिल्कुल सही है, किस पे डिपेंड करता है बताएं, ये चार्ज इनक्लोजिंग दी सरफेस, इस पे डिपेंड करता है कि सरफेस ने जो सी मर्जी सरफेस है, ठीक है, खरबूजा नमा सरफेस है, तरबूज नमा सरफेस है, जो सी मर्जी सरफेस है, उसने क्यू चार्ज को इनक्लोज किया हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ। और दूसरी कौन सी बात है, एप्सिलॉन नॉट, यानी वो जो चार्ज है वो किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। वो चार्ज आपने किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर, हवा में रखा हुआ है या किसी और इंसुलेटिंग मीडियम में रखा हुआ है या कहीं और रखा हुआ है, यानी जिस मीडियम के अंदर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज Q डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस एंड द मीडियम इन विच दैट चार्ज इज प्लेस्ड। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा बेटा। हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं कि आप रोज का काम रोज करेंगे तो ये फिजिक्स इंशाल्लाह आपको आसान लगेगी, क्योंकि ये एक आर्टिकल का, एक लेक्चर का अगले लेक्चर के साथ एक ताल्लुक है, राब्ता है, ठीक है, कड़ी से कड़ी मिली हुई है। इसलिए आप अगर रोज का रोज याद करेंगे, लिखेंगे जुबानी, तो इंशाल्लाह फिर आप इस फिजिक्स को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज फिर भी आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।